तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि आरजीपी बीटेक फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन चल रहा है और इसमें आज हम लोग इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का एक वन शॉट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं। जितने भी स्टूडेंट जिनको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का एग्जामिनेशन देना है, अगर उन्होंने ईमानदारी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो गारंटी मैं देता हूं कि इस एग्जामिनेशन में इस सब्जेक्ट के अंदर A+ ग्रेड लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बशर्ते कि सारी चीजों को ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ समझते चलना है, देखते चलना है, अच्छी तरीके से इनको समझना है। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दिख रहा होगा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का, आप देख सकते हैं यूनिट वाइज सारे सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहे हैं। यूनिट 1 2 3 का यहाँ पे सिलेबस है पहले स्लाइड के अंदर। दूसरे स्लाइड में आपका यूनिट नंबर 4 और 5 का पूरा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले कंटेंट से। ठीक है, स्टार्टिंग से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे कह रहा है कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। यानी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो एक्सप्लेन करता है कि आखिर कैसे किसी भी वर्ड को हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आपको ये बात पता होगी, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस। यानी जो भी आपके स्पीच होते हैं उन स्पीचेस को हम लोग सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसी के अंदर एक पॉइंट और भी कह रहा है कि प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एक्सेट्रा। यानी जो प्रीपोजिशन है उनको हम दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं मेनली, जिसमें आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये सारे नाउन आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं। अब बारी बारी से हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। नाउन क्या होता है। एक सिंपल भाषा, आसान भाषा में अगर मैं नाउन को डिफाइन करूं तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या फिर हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ओके, जैसे एग्जांपल की बात करें, डैनियल हो गया, लंदन हो गया, टेबल हो गया, डॉग हो गया, टीचर हो गया, पेन हो गया, सिटी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, होप हो गया, ये सारे क्या है आपके नाउन्स हैं। ठीक है, एक सेंटेंस दिया गया है, स्टीव लिव इन सिडनी। तो यहाँ पे स्टीव और सिडनी क्या है, ये आपका नाम है और ये आपका क्या है, जगह है। दोनों आपके नाउन है। मैरी यूजेस पेन एंड पेपर टू राइट लेटर्स। तो यहाँ पे मैरी, पेन, पेपर्स और लेटर्स आपके क्या है, नाउन्स हैं। क्लियर है। चलिए, अब आता है हमारा प्रोनाउन, यानी वो वर्ड जिनका हम नाउन के स्थान पे यूज करते हैं। यानी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, है कि नहीं। जो बार बार रिपीटेशन आता है ना, जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर दिया गया है कि रानी गोज टू मार्केट, रानी प्ले क्रिकेट, तो बार बार रानी वर्ड ना आए, इसी के लिए हम रानी को रिप्लेस करते हैं किससे, सी से। वही चीज है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई, यू, वी, दे, सी, इट, अस, देम, हिज, हर, दोस, ये सारी चीजें। ठीक है, और ये एग्जांपल आपके सामने मेंशन किया गया। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है, तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषताएं होती हैं। यानी एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नॉन प्रोनाउन। यानी जो भी आपका नाउन और प्रोनाउन होता है उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करने में, इंफॉर्मेशन देने में इसका बेसिकली यूज होता है। एंड जैसे कि कोई चीज बड़ा है, हैप्पीनेस हो गया, ग्रीन हो गया, यंग हो गया, फन, क्रेजी, थ्री, ये सारे आपके क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे सेंटेंस के अंदर कह रहा है कि द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हैट। यानी लिटिल गर्ल, लिटिल आपका गर्ल क्या है, आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, और पिंक आपका क्या है, कलर है। क्लियर है। चलिए, वर्ब की बात करते हैं हम लोग। वर्ब आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि वर्ब, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी वर्ब क्या करता है, एक्शन को शो करता है, और जो भी स्टेट बीइंग्स होते हैं उनको दर्शाने का काम करता है। और इसी के अंदर एक और पॉइंट कह रहा है कि वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। यानी वर्ब बताता है कि क्या कोई चीज और क्या कोई चीज हो रहा है और क्या चीजें वहां पे परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, गो, स्पीक, रन, ईट, प्ले, लीव, वॉक, हैव, लाइक, आर, इज, ये सारी चीजें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स हैं। ओके, यहाँ पे सेंटेंस में भी इसका एग्जांपल दिया गया, जैसे आई लाइक वुड वर्ड इंग्लिश। तो यहाँ पे आपका लाइक आपका क्या है, वर्ब है। आई स्टडी देयर चार्ट एंड प्ले देयर गेम्स। तो प्ले और यहाँ पे स्टडी क्या आपके वर्ब है कि नहीं। एडवर्ब क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब
एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी जो आपका एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को, ठीक है, यानी उसके फॉर्म को थोड़ा सा बेहतर बनाता है, ठीक है। एंड इट टेल्स हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन और व्हाट एक्सटेंड, यानी ये बताता है कि आखिर कैसे, कब, किस समय कोई चीजें होंगी। और मेनली ये एंड होता है किससे, एल वाई से, यानी इसके लास्ट में मेनली एल वाई लगा होता है। जैसे स्लोली, तो यहाँ पे देख सकते हैं एल वाई लगा है, क्वाइटली एल वाई लगा है, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टू, वेल, टुमारो, हियर, ये सारे आपके क्या है, एडवर्ब है। सेंटेंस में भी दिया गया है आई एम यूजुअली बिजी, यस्टरडे आई एट माई लंच क्विकली, तो ये आपके जो डार्क किए गए हैं इनको थोड़ा सा इनको अलग कलर दिया गया है, ये आपके क्या एडवर्ब है, ओके। प्रीपोजिशन की हम बात करते हैं तो प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, यानी जो प्रीपोजिशन है वो शो करता है रिलेशनशिप को किसके, नाउन और प्रोनाउन के, जो अनदर वर्ड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। एंड दे कैन इंडिकेट टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप, यानी ये इंडिकेट कर सकता है किसको, टाइम को, प्लेस को और रिलेशनशिप को। जैसे एग्जांपल है एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विथ, नियर, बिटवीन, अबाउट, अंडर। अगर हम इसके सेंटेंस की बात करें तो आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल फॉर यू, तो यहाँ पे ऑन और फॉर क्या है, दोनों के दोनों क्या है, प्रीपोजिशंस हैं, क्लियर। अगला हमारा आता है कंजंक्शन, जो आपके ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। तो इसी के अंदर कह रहा है कि कंजंक्शन ज्वाइन टू वर्ड्स, आइडियाज, फ्रेजेस, क्लॉज टुगेदर इन ए सेंटेंस एंड सो हाउ दे आर कनेक्टेड, यानी कंजंक्शन आपका ज्वाइन करता है दो या दो से वर्ड्स को, आइडियाज को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ सेंटेंस के अंदर, ये शो करता है कि आखिर कैसे ये कनेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है एंड, और, बट, बिकॉज, सो, येट, अनलेस, सिंस, इफ, ये सारे आपके क्या है, कंजंक्शन के एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में भी दिया गया है आई वाज हॉट एंड एग्जॉस्टेड बट आई स्टिल फिनिश द मैराथन, ओके, क्लियर है। यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया गया है। इंटरजेक्शन की बात करें तो ये आपका एक्सप्रेसिव वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है फीलिंग को, यानी एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को क्या करता है, एक्सप्रेस करने का काम करता है। और इट इज शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, यानी ये एक शॉर्ट एक्सक्लेमेशन होता है, जैसे आउच, ओह, ग्रेट, हेल्प, ओह, ये सारे आपके क्या है, छोटे छोटे एक्सक्लेमेशन है। सेंटेंस की बात करें वाओ आई पास माई इंग्लिश टेस्ट ग्रेट अलास, तो यहाँ पे वाओ इसके साथ एक एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रेट के साथ एक्सक्लेमेशन लगा है, अलास के साथ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो ये आपके क्या है, इंटरजेक्शन है, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, चार्ट के माध्यम से आप समझिएगा, ये चार्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे, कोई परेशानी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होगी, आप आसानी से इनको पढ़ के इनको समझ सकते हैं, ठीक है। ना मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा ए एंड दी को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे, उसी को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, यानी जो आर्टिकल है उनका यूज नाउन से पहले होता है। एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू डेफिनेट, जिसमें द आता है, एंड इनडेफिनेट जिसके अंदर ए एन आता है, यानी जो आर्टिकल होते हैं उनको दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट में आपका ए और एन आता है, ठीक है। आर्टिकल्स हेल्प डिफाइन नाउन, यानी आर्टिकल जो है वो मदद करते हैं नाउन को डिफाइन करने में, ठीक है। जैसे सेंटेंस में समझिए आई नीड अ डिक्शनरी, तो यहाँ पे ए क्या है, बता रहा है कि मुझे एक डिक्शनरी की जरूरत है। यहाँ पे कह रहा है कि द डिक्शनरी नीड्स टू बी इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अंदर जो डिक्शनरी है उसकी जरूरत है, तो द इसको डिफाइन किया गया है। आई विल बी ईटिंग एन एप्पल पाई, तो यहाँ पे आपका सामने एन क्या है, वो भी आपका क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट साउंड, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल यूज्ड आफ्टर इट, यानी जो प्रोनाउंसिएशन होता है द और दी का, वो डिपेंड करता है फर्स्ट साउंड पे, आपका कांस्टेंट है कि वोवेल है। यहाँ पे कह रहा है कि द अर्थ, तो ये आपका एज ए वोवेल यूज होगा, द बुक एज ए कांस्टेंट यूज होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आता है हमारा टेंस। टेंस आपको पता ही है, टेंस आपका बेसिकली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, तो इसमें भी आपके चार चार टाइप्स होते हैं। पहला आपका सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने वर्ब का टू फॉर्म, यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया, ठीक है। तो ये आपका पास्ट है, पास्ट आपका सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आपका सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे आपका फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे वर्ब टू है, यहाँ पे वाज वर लगेगा, यहाँ पे आपका हैड लगेगा, और यहाँ पे हैड बीन होगा, ठीक है। इसके साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ इज एम आर, इसके साथ हैज हैव, इसके साथ हैज हैव के साथ बीन, ओके। और यहाँ पे फॉर या सिंस भी लगता है, तो यहाँ पे आपको चीजें देख लेनी है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए
अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताया गया है चार्ट के अकॉर्डिंग। जैसे इंडेफिनिट की हम बात करें तो मेनली अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसके लास्ट में जो भी सेंटेंस होगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है ये रहेगा। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो ता था, ती थी, ते थे रहेगा, जिसके लिए वर्ब का फॉर्म डिड यूज होगा। और यहाँ पे फ्यूचर की बात करें तो गा गे गी यू रहेगा, जिसके अंदर शैल या विल यूज होगा। ठीक है। कंटिन्यूअस की बात करें तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, और यहाँ पे रहा है, रही है, यहाँ पे रहा था, रही थी, यहाँ पे रहा होगा, रही होगी। ओके। was were is am are shall be will be। परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका हैज हैव हैड shall have will have। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो ये आपका रहा है, रही, रहा होगा, और यहाँ पर लेकिन यहाँ पे टाइम दिया रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है। थोड़ी सी चीजों को आपको देख लेनी है। टेंस आपने पढ़ा होगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि basically auxiliary verbs are function words, a type of close class which is constituted of word that have a grammatically function as opposed to content words which are an open class of lexical words। okay। यानी ऑक्सिलरी जो आपके वर्ब्स होते हैं वो फंक्शन वर्ड्स होते हैं, और ये टाइप होते हैं क्लोज क्लास के जो कंस्टिट्यूट होते हैं वर्ड से जिनके पास ग्रामेटिकली फंक्शन होता है, जो अपोज करता है कंटेंट के वर्ड्स को जो ओपन क्लास के लेक्सिकल वर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है। इसी के अंदर एक पॉइंट और कह रहा है कि एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड टू ऐड फंक्शनल और ग्रामेटिकली कंटेंट टू द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड बाय अनदर वर्ब। यानी जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसका यूज किया जाता है ऐड करने के लिए जो भी फंक्शनल और ग्रामेटिकली कंटेंट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं अनदर वर्ब में, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं, कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे आई एम राइटिंग अ बुक, तो यहाँ पे आपका एम क्या ऑक्सिलरी वर्ब है। ही हैज डन द वर्क, तो यहाँ पे हैज भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पे विल है, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे कैन, डिड, डू, मस्ट, ये सारे आपके क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके। अगला हमारा है, कुछ और भी चीजें दी गई है लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि आपका बी के सेंस की बात करें तो बी में आपका एम, आर, इज, वाज, वर, बिंग, कैन, कुड, डू में डू, डिड, डज और डन, डूइंग, ये सारी चीजें आएंगी। हैव के अंदर हैड, हैज, हैविंग, मे, माइस्ट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, और ये सारी चीजें दी गई हैं। ओके। एंड यहाँ पे आपके सामने सारे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। ओके। अब हमारा आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने कई बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ा होगा, कोई नया टर्म नहीं है ये कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि द 18 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी 18 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले रूल कह रहा है द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी एग्री इन नंबर। यानी जो सब्जेक्ट और वर्ब होंगे वो नंबर के अकॉर्डिंग एग्री करेंगे। ठीक है। एंड दिस इज अ कॉर्नर स्टोन रूल दैट फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ द कंसेप्ट। यानी ये कॉर्नर स्टोन रूल होता है जो कंसेप्ट को बैकग्राउंड के फॉर्म में लेके चलता है। एंड जैसे कि यहाँ पे इटैलिक में दिया गया है, तो डॉग ग्लोज व्हेन ही इज एंग्री, तो यहाँ पे जो इटैलिक वर्ड में लिखा गया है ना, तो यही आपका क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि द डॉग ग्लोज व्हेन दे आर एंग्री। ओके, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आपके सामने चीजें दी गई हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डोंट गेट कंफ्यूज बाय द वर्ड दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी जो वर्ड सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है तो उनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। दे डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट, यानी अगर वो उनके बीच में आएगा तो जो सेंटेंस का एग्रीमेंट होगा वो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे द डॉग हु इज चेविंग ऑन माई जीन्स इज यूजुअली वेरी गुड। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आपका तरीका है। अगला हमारा है prepositional phrases between the subject and the verb usually do not affect the agreement। यानी जो prepositional phrase होगा सब्जेक्ट और वर्ब में वो यूजुअली अफेक्ट नहीं करेंगे एग्रीमेंट को। जैसे समझिए द कलर ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट जो है वो आपको अफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, बल्कि ये चीजों को थोड़ा बेहतर बना रहा है। ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा कह रहा है कि व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विथ देयर और हेयर, यानी जब भी कोई सेंटेंस देयर और हेयर से स्टार्ट हो रहा है द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, तो जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लेस्ड होगा वर्ब के बाद। एंड सो केयर नीड टू टेकन टू आइडेंटिफाई इट करेक्टली। जैसे देयर इज द प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट, हेयर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। ओके, तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगला हमारा है फिफ्थ नंबर रूल भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये सारे रूल दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ के इसको वीडियो को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता। यहाँ पे आपके सामने सारे रूल्स दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ओके, प्रीपोजिशन आपको पता ही होगा प्रीपोजिशन क्या होता है। बेसिकली जो पहला यूनिट है ना, पहले यूनिट में थोड़ा सा ग्रामेटिकली चीजें हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स दैट विच इज पोजिशनड और प्लेस्ड बिफोर, यानी जो प्रीपोजिशन है नाम में ही वर्ड छुपा हुआ है प्रीपोजिशन, यानी प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब जो स्थान होता है वो। ठीक है।
and thus a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show the relations between the noun or pronoun and some other word in a sentence. यानी preposition जो है वो noun और pronoun से पहले जुड़ के जो word होते हैं उनको थोड़ा बेहतर बनाता है, sentence को बेहतर बनाता है. जैसे the student sat on the ground, the boy was sitting in the car. समझ रहे हैं आप लोग? तो in, on, of, with ये सारे क्या है? ये सारे prepositions हैं. अगर हम टाइप ऑफ प्रीपोजिशन की बात करें तो ये आपका सिंपल प्रीपोजिशन है जिसके अंदर ये सारे वर्ड्स आते हैं. कंपाउंड प्रीपोजिशन है जिसके अंदर ए बी आता है. डबल प्रीपोजिशन है जिसके अंदर फ्रॉम बिहाइंड, आउट ऑफ ये सारे आपके क्या है? फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बेनेथ ये सारे आपके क्या है? डबल प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स हैं. अब हमारा है फ्रेजेस प्रीपोजिशन. जैसे यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ, इन एडिशन टू, इन रेफरेंस, ऑन अकाउंट ऑफ, अलोंग विथ, ऑन अकाउंट ऑफ, विथ रेफरेंस, इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, ये सारे आपके क्या है? ये सारे फ्रेजेस जो आपके प्रीपोजिशन से वो होते हैं. क्लियर है? चलिए अब हमारा आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. वॉइस दिया गया है, बेसिकली वॉइस आपने पढ़ा होगा. तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ब आर एक्टिव और पैसिव इन वॉइस. यानी जो वर्ब्स होते हैं वो या तो एक्टिव होंगे या तो पैसिव होंगे, है कि नहीं? यहाँ पे कह रहा है कि इन एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस के अंदर द सब्जेक्ट एंड द वर्ब रिलेशनशिप इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. यानी जो सब्जेक्ट और वर्ब जो रिलेशनशिप होगा वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. यानी सब्जेक्ट इज अ डूअर, यानी सब्जेक्ट डूअर होगा. एंड पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होगा वो डूअर नहीं होगा. यानी इट शोज द बाई प्लस डूअर. ओके, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको. यहाँ पे कह रहा है कि पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज फोकस. यानी पैसिव वॉइस जब यूज होता है जब एक्शन आपका क्या हो? फोकस हो, और नॉट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे फोकस ना करे. ठीक है? एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हु डज द एक्शन. ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, आई किल द स्नेक, यहाँ पे एडजेक्टिव है. अब यहाँ पे पैसिव बनाया गया कि द स्नेक वाज किल्ड बाय मी, इसका पैसिव बनाया गया है. अब यहाँ पे कह रहा है कि जतिन एट एन ऑरेंज केक, एक्टिव है. तो यहाँ पे कह रहा है कि एन ऑरेंज केक वाज इटन बाय जतिन. ओके, यहाँ पे इसके कुछ रूल्स नियम्स होते हैं. तो अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा है तो आप इनको आसानी से बना सकते हैं. ठीक है? तो सारे एक्टिव पैसिव वॉइस दिए गए, आप इनको देख सकते हैं. तरीका इसका दिया गया है कैसे हम इसको चेंज करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जांपल है. जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है, सिंपल वर्ब है, पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमको बी के साथ पास्ट पार्टिकल्स लगाना पड़ेगा. ठीक है? तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं. जैसे कह रहा है कि अ लेटर वाज रिटन, अ लेटर वाज रिटन है. तो यहाँ पे आपके सामने इसका पूरा फॉर्मेशन दिया गया कैसे ये बनेगा. ओके, यहाँ पे इसके रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं. जैसे अ लेटर, यहाँ पे अ लेटर आ जाएगा. उसके बाद इज रिटन, किसके द्वारा? बाय रीता. ओके, यहाँ पे सिंपल पास्ट की बात करें तो अ लेटर वाज रिटन बाय रीता. अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय रीता. अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अ लेटर विल बी रिटन बाय रीता. अगर हम फ्यूचर सेकंड की बात करें तो लेटर कैन बी रिटन बाय रीटा. ओके, तो ये आपके तरीके हैं, एक्सप्लेनेशन है. अब हमारा आता है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट. इनडायरेक्ट स्पीचेस जिसे हम लोग नरेशन भी बोलते हैं. तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें तैयार रखनी है. तो यहाँ पे आपके सामने किसी की कही बातों को किसी दूसरे के द्वारा अपने भाषा में उसको किसी दूसरे को बताना, यही आपका नरेशन होता है कि नहीं? जैसे डेविड सेड, डेविड ने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, यानी मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूँ. डेविड ने कहा. तो आप किसी दूसरे से कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे कि डेविड पत्र लिख रहा है? ऐसा थोड़ी कहेंगे कि डेविड ने कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे आप. तो ये आपके तरीके, यहाँ पे आपके सामने पूरे रूल रेगुलेशन दिए गए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के. नाउ का देन होगा, हेयर का देयर होगा, हेयर आफ्टर का देयर आफ्टर होगा, दिस का डेट, दिस का दोज, एगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का डेट डे, टू नाइट का डेट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे का द डे बिफोर, एंड टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक का द वीक बिफोर, या फिर द प्रीवियस वीक कह सकते हैं, नेक्स्ट वीक का द वीक आफ्टर, या फिर द फॉलोइंग वीक, एंड लास्ट मंथ द मंथ बिफोर, एंड नेक्स्ट मंथ अ मंथ आफ्टर, हिदर देयर एंड हैंस दैंस. ओके, क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे कुछ और रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. ये सारे एग्जांपल्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तैयार कर लेना है. ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे पास. ठीक है? आपके सामने टोटल 7 यहाँ पे नियम कानून यहाँ पे दिए गए हैं. यहाँ पे कुछ और भी रूल्स दिए गए हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली इसके अंदर बात नहीं है. ओके, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं इसके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो आपके सामने, इसका पूरा सोल्यूशन आपको दे दिया गया है जिसको आप देख के आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये हमारा यूनिट नंबर पहला कंप्लीट हुआ. यूनिट नंबर सेकंड की तरफ हम मूव कर रहे हैं. यूनिट नंबर सेकंड में आपके सामने ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं.
तो यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में समझिएगा, प्रीफिक्स मतलब सेंटेंस से पहले और सुफिक्स मतलब सेंटेंस के बाद में, ठीक है। तो प्रीफिक्स मतलब पहले, सुफिक्स मतलब बाद में। तो ये जो लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया गया है तो इसको आपको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली बताया गया कि सुफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं, कैसे ये आया, कौन कौन से वर्ड होते हैं, लैटिन और ग्रीक वर्ड्स के मिलने से ये बनते हैं। तो मेनली आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड बिफोर द रूट ऑफ वर्ड, यानी जो आपका वर्ड का रूट होता है उससे पहले ये प्लेस्ड होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल द वर्ड अनहैप्पी, तो यहाँ पे आप देखिएगा जो प्रीफिक्स है वो अन है, क्योंकि हैप्पी तो एक आपका वर्ड ही है, लेकिन अन आपका जुड़ गया है, लेकिन वो कोई वर्ड नहीं है। लेकिन अगर वो वर्ड के साथ आ गया तो उसका मीनिंग चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे आपके सामने डी, जिसका मतलब होता है फ्रॉम, डाउन, अवे, रिवर्स, अपोजिट, ठीक है। जैसे डिकोड, डिक्रीज। डिस की बात करें तो यहाँ पे ये नॉट, इसका मीनिंग होता है अपोजिट, रिवर्स, अवे। जैसे डिसएग्री, डिसअपियर, ओके। एक्स की बात करें तो ये आउट ऑफ, अवे, जैसे एग्जाइल। सुफिक्स क्या होता है, तो सुफिक्स एक प्रकार का ग्रुप ऑफ लेटर होता है, यानी ये ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो प्लेस्ड होते हैं आफ्टर द रूट ऑफ वर्ड, यानी जो वर्ड होते हैं उनके बाद में होता है। जैसे आपका LWS है, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे एबल, एबल टू, हैविंग द क्वालिटी ऑफ, जैसे कंफर्टेबल, पोर्टेबल। AL यानी रिलेटिंग टू, जैसे एनुअल, कॉमियल, कंपेरेटिव जिसमें ER लगा हुआ है, जैसे बिगर, स्ट्रॉन्गर, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिन वर्ड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आप इन सारे वर्ड्स को देख लीजिएगा। ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे आपका ए अगर लगा है तो इसका मतलब होता है ऑन, इन, आउट, फ्रॉम। एल लगा है, ये ऑल होता है। बी का मतलब बाई होता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीजें दी गई हैं, और भी वर्ड्स आपके सामने यहाँ मेंशन किए गए हैं। आप यहाँ पे इन सारे वर्ड्स को देख सकते हैं। आपके समझने के लिए जरूरी है, ये वैसे एग्जाम में ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता है इसमें से, ठीक है ना। यूनिट नंबर 3 से असली जो कहानी है वहां शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ कॉमन लैटिन रूट्स दिए गए हैं जो कि आपको देखने जरूरी है, जैसे अम्बी, एक्वा, एक्वा का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, ऑड, बेन, कैंट, ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में ये सारे वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इनको एक बार आपको देख लेना है, ओके। क्लियर है, चलिए। अब हमारा आता है सैनोनिम्स। सैनोनिम्स मतलब क्या, सिमिलर वर्ड्स, यानी एक ही वर्ड के सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना, है कि नहीं। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते थे ना, पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, जैसे जल का पानी होता था, वारी होता था, तोय होता था, जल होता था, नीर होता था। तो ये सारे हो सिनोनिम्स, मतलब वही, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ सिनोनिम, जैसे एक्शन, कम, एडवांस, अप्रोच, अराइव, नियर। गो का मतलब डिपार्ट, अपीयर, फीड, मूव। रन मतलब डैश, इलोप, फ्ली, हैस्टन, हरी, रेस, रस। ये सारे आपके वर्ड्स दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने बताया गया है, आपके सामने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब उल्टा और सिनोनिम्स मतलब सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी चीजें मेंशन की गई हैं, आप इसको देख सकते हैं, और अलग अलग वर्ड दिए गए हैं और इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके सामने मेंशन आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है, ये सारे आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग रिविजन कर लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। क्लियर है, चलिए देखते चलिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके कुछ वर्ड दिए गए हैं, ये सारे इंग्लिश में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में ये मदद करेंगे, और सेमेस्टर एग्जाम में ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है जिससे कि चीजें कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है हमारा। यूनिट नंबर 3 यहाँ से आपका असली कहानी शुरू होता है, जिसको देखना आपके लिए जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में आपके सामने कम्युनिकेशन ये चैप्टर है, बहुत ज्यादा हाईली वेटेज रखता है ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो बारी बारी से एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को हम समझते चलेंगे, आइए देखते हैं। Meaning of communication and its significance. Communication is derived from the Latin word communis and communicare, which denote the commonality, common और sharing and to make common share. यानी जो आपका communication है वो ग्रीक वर्ड, सॉरी, लेटिन वर्ड से लिया गया है। जो लेटिन वर्ड आपका कम्युनिट्स था और कम्युनिकेयर था, जो डिनोट करता है कम्युनिकेटेड को, जो कॉमनली शेयर करते हैं, कॉमन शेयर को, ठीक है। एंड हम इसे कह सकते हैं कि दस वी कैन से दैट द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। यानी कम्युनिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है, समझ रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेरियस स्कॉलर्स कम्युनिकेशन एज डिफाइंड कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वेज, यानी अलग अलग महान लोग थे जिन्होंने कम्युनिकेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज, यानी डिक्शनरी के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है वो आपका क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेज और इन्फॉर्मेशन एज बाय स्पीच, सिग्नल एंड राइटिंग और बिहेवियर। यानी आपका जो एक्सचेंज होता है थॉट्स का, आपके जो विचार होते हैं, आपके जो मैसेज और इन्फॉर्मेशन होते हैं, या फिर आपके बाय स्पीच एंड सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर, ये आपके क्या होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं।
एक और महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है नील एंड ब्राउन। उनके अकॉर्डिंग जो होता है, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांजिशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज और फीलिंग बाय मीनिंग ऑफ साउंड, साइन और सैम्बल। यानी इनको हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजिशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज को, जिसका मतलब होता है साउंड और साइन ऑफ सैम्बल। ठीक है, और भी कुछ चीजें दी गई हैं, और भी कुछ बड़े बड़े लोगों के सिग्निफिकेंस दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, यानी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंट क्या होता है, तो कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ट्रूली क्रिटिकल स्किल विच यू मस्ट लर्न इफ यू विश टू मूव अहेड इन योर कैरियर। यानी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने करियर में कुछ बेहतर कह सकते हैं करना चाहते हैं, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, और भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे आपके नेटिव लैंग्वेज हो गया, आपके लैंग्वेज, यानी कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। तरीका आपको पता होना चाहिए कि बात किस तरीके से करना है। ठीक है, regardless what you do and what you intend, and however if you cannot communicate effectively then your entire idea progressing will bomb। माने मान के चलिए आपके पास आइडिया है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आप अपने आइडियाज एंड नॉलेज को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए ये चीजें जरूरी है। यहाँ पे कह रहा है कम्युनिकेशन स्किल सच एज योर एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन आर द एसेंशियल फॉर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। यानी कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि आपका एबिलिटी, जिससे कि आप चीजों को पढ़ सकें, आप लिख सकें, आप बोल सकें, आप सुन सकें, वो काफी एसेंशियल होता है, जो कि आपके वर्किंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ मेजर सेफ्टी इशू। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन काफी ज्यादा मेजर सेफ्टी इशू कंसर्न करता है। ठीक है, एंड यू नीड टू सुपीरियर स्किल्स इन कम्युनिकेटिंग to explain the work you do not your fellow workers, and how you communicate with the client determine how far you will be able to move up and within your company। okay, तो कम्युनिकेशन स्किल का होना जरूरी है, तभी आप कंपनी के अंदर कम्युनिकेट कर पाएंगे और क्लाइंट से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, है कि नहीं। और इसके अकॉर्डिंग और भी कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक और पॉइंट कह रहा है कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द स्टेप्स विच टेक इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल कम्युनिकेट। यानी कम्युनिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है जिससे कि हम सक्सेसफुल कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, एक सही ऑर्डर में। अगर हम कंपोनेंट की बात करें कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो ये इंक्लूड करता है सेंडर को, इंकोडिंग ऑफ मैसेज, यानी किस मैसेज को हम इंकोड कर रहे हैं, सेलेक्ट करना चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को, रिसीप्ट ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर एंड डिकोडिंग द मैसेजेस, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का भी पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ मेंशन किया गया है, आप इनको देख सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं होगी। अब यहाँ पे रिसीवर की बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि रिसीवर विल गिव द सेंडर फीडबैक। यानी जो रिसीवर है वो सेंडर को एक फीडबैक देता है, विच इज अ मैसेज सेंड बाय द रिसीवर बैक टू द सेंडर। यानी ये आपका मैसेज होता है जो सेंड करता है रिसीवर को बैक टू द सेंडर। ठीक है, तो लेट्स पुट ऑल दीज कंपोनेंट टुगेदर टू बिल्ड अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेंडर इनकोड इन्फॉर्मेशन, जो सेंडर है वो इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, इनकोड करेगा। जो सेंडर है वो सेलेक्ट करेगा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को बाय विच टू सेंड द मैसेज, एंड जो रिसीवर होगा वो रिसीव करेगा मैसेज को, जो रिसीवर होगा वो डिकोड करेगा मैसेज को, जो रिसीवर होगा वो प्रोवाइड करेगा फीडबैक टू द सेंडर, यानी सेंडर को फीडबैक देगा। ओके, जैसे यहाँ पे तरीका समझिए, यहाँ पे सेंडर है, उसके बाद जो आपका प्रोसेस है वो इंकोड होगा, उसके बाद मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग में फीडबैक जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने चीजें दी गई। ओके, अब हमारा आता है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन क्या होते हैं, आपके सामने मेंशन किया गया है। कह रहा है कि वर्ड्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस टू ट्रांसमिट द मैसेज इन द वे इट इज इंटेंडेड टू बी कन्वेड। यानी जो आपका वर्ड होता है वो काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, जो ट्रांसमिट करता है मैसेज को, जिससे कि वो इंटेंड करता है कन्वर्ट को। एंड यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वर्ड आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जब आपका वर्ड यूज किया जाता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, इट इज नॉन एज द वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। एंड वर्बल यानी जो हम बोल चाल बोलते हैं ना, अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो वर्बल जो है वो ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को, दैट कैन बी परफॉर्म्ड ओरली और इन रिटन फॉर्म। एंड ओरल कम्युनिकेशन इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन ओल्डेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो क्या होता है, विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, यानी ये जो आपके इंफॉर्मेशन होते हैं उनको एक्सचेंज करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व गैदरिंग द डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द स्पोकन वर्ड। ओके, रिटन कम्युनिकेशन जो हम लिख के एक्सप्रेस करते हैं वही होता है। ओके, एंड इन दिस आर्टिकल वी ऑल द प्रेजेंटेड ऑल द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड द रिटन कम्युनिकेशन, आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है अलग अलग। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, तो आपके पास पूरा कंटेंट होना चाहिए ना। ओरल कम्युनिकेशन, यहाँ पे पूरा कंटेंट आपका दिया हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। आपके सामने मेंशन किया गया है कि ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग और रिसीविंग द मैसेज विद द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड, यानी जो हम स्पोकन वर्ड के अकॉर्डिंग जो हम यूज करते हैं वही होता है। एंड द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज हाईली यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी जो आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं, क्योंकि जो रैपिड ट्रांसमिशन होते हैं इन्फॉर्मेशन के, और वो काफी ज्यादा इसी तरीके से हो पाते हैं। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, लेक्चर, मीटिंग, सेमिनार, ये सारे ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, ये सारे आपके क्या है, ये सारे ओरली होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे रिटर्न कम्युनिकेशन जो लिख के हम यूज करते हैं वही आपका रिटर्न होता है, इसके अकॉर्डिंग भी सारी चीजें दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस, यानी रिटर्न कम्युनिकेशन के एडवांटेज ये हैं। मान लीजिए देखिए, बोल दिया हमने कोई चीज, तो बोल दिया तो कोई तो उसका रिकॉर्ड नहीं रहा, लेकिन अगर हम रिटर्न में लिखित में कोई चीज दे देते तो वो तो आपका एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, लीगली भी उसका हम यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि रेफरेंसिंग द मैसेज इन द फ्यूचर विल बी इजी, यानी भविष्य में अगर किसी चीज को यूज करना है तो अगर लिखित में कोई चीजें रहेंगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। बोथ द ट्रांसमिटिंग मैसेज वन कैन रिसीव और रीराइट इन द ऑर्गेनाइज्ड वे। ओके, और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो प्लान्ड होता है एंड लीगल एविडेंस के तौर पे ये काम करता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। ओके, फाइनल कंक्लूजन दिया गया ओरल कम्युनिकेशन का, आप देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन दिया गया है, क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड द रिटन कम्युनिकेशन, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पे 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच आर एप्लीकेबल टू बोथ द रिटन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन, यानी रिटन के साथ साथ ओरल कम्युनिकेशन के अंदर भी ये 7 जो सीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो यूज होता है। अब सीज क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इन सातों में सी से जो चीजें वो स्टार्ट होती है। पहला आपका कंप्लीटनेस, दूसरा कंसाइसनेस, तीसरा आपका कंसिडरेशन, चौथा आपका क्लैरिटी, उसके बाद आपका कंक्रीटनेस, उसके बाद आपका कॉर्टेसी, उसके बाद आपका है करेक्टनेस। ओके, तो कंप्लीटनेस की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, यानी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी कन्वे ऑल द फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस, यानी जो ऑडियंस को चाहिए वो सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। द सेंडर ऑफ द मैसेज मस्ट टेक इनटू द कंसिडरेशन द रिसीवर माइंडसेट एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली, यानी जो भी आप कहना चाहते हैं आप कंप्लीट कह दीजिए, ऐसा नहीं कि आपने आधा अधूरा कहा तो जो ऑडियंस है वो भी कहीं ना कहीं उसको चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसके कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं, कह रहा है कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प इन द बेटर डिसीजन मेकिंग, अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट रहा तो डिसीजन लेने में भी आसानी होगी, है कि नहीं। जो भी ऑडियंस है, रीडर्स है, रिसीवर है मैसेज के, वो अच्छी तरीके से अपने जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको दे पाएंगी, है कि नहीं। अ कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप एंड इनहांस द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रेपुटेशन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव द एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड, यानी जो कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देता है जो रिक्वायर्ड होता है। एंड इट लीव्स नो क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ रिसीवर, यानी अगर आप कम्युनिकेशन क्लियर एंड कट रखेंगे तो जो भी रिसीवर होगा उसके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, है कि नहीं। ये चीजें हैं। कंसाइसनेस की बात करें तो कंसाइसनेस का मतलब होता है वर्डीनेस। ओके, दैट मीन्स कम्युनिकेटिंग what you want to convey in the least possible word without forgiving the others is communication। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कंसाइसनेस इज अ नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कंसाइसनेस में जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कंसाइसनेस काफी जरूरी है। और कंसाइस जो है कम्युनिकेट करता है फॉलोइंग फीचर्स को। पहला कह रहा है कि इट इज बोथ टाइम सेविंग एज वेल एज द कॉस्ट सेविंग, यानी इससे टाइम की भी बचत होती है और जो कॉस्ट है उसकी भी बचत होती है। ठीक है, ये अंडरलाइन करता है, हाईलाइट करता है मेन मैसेज को एज इट टू अवॉइड अस एंड एक्सप्रेसिव द नीडलेस वर्ड। ओके, एंड कंसाइज कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है शॉर्ट and essential message को in the limited word to the audience. Concise message is more appealing and comprehensible to audience and concise message is not repetitive in nature, यानी concise message को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, कंसिडरेशन जो है वो इम्प्लाई करता है स्टेपिंग को इनटू द शूज ऑफ अदर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट बी take the audience into the consideration, that is the audience viewpoint, background, mindset, education level। मान लीजिए कंसिडरेशन होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि
ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है, अब उस ऑडियंस का एजुकेशन लेवल क्या है, उनके एजुकेशन लेवल से ही आपको चीजें बोलनी है। ऐसा नहीं कि उनके एजुकेशन लेवल इनके समझ से बाहर वाली चीज आपने बोल दी तो उनके पास तो समझ उतना है नहीं कि वो उन चीजों को समझ पाएंगे, है कि नहीं। और आपको देखना है कि क्या एग्रेसिव ऑडियंस तो हमारे सामने नहीं बैठी है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी वर्ड का यूज कर रहे हैं, उस वर्ड का इंपैक्ट क्या उस ऑडियंस पे पड़ रहा है वो हमें ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है जिसको आपको ध्यान में देके चलना है कंसिडरेशन के अंदर, ठीक है। क्लियर है, चलिए। क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब क्या, क्लियर, टू बी क्लियर, यानी सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इट टेक्स द अंडरस्टैंडिंग इजियर, यानी समझने में आसानी होनी चाहिए, चीजें समझनी चाहिए आपको। कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनहैंस द मीनिंग ऑफ मैसेज, यानी ये मैसेज की मीनिंग को इनहैंस करता है। क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ स्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स। करेक्ट, कंक्रीटनेस की बात करें तो कंक्रीट कम्युनिकेशन जो है वो इंप्लाई करता है बीइंग पार्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन द फ्यूजी एंड द जनरल, एंड कंक्रीटनेस स्ट्रेंथ्स द कॉन्फिडेंस, यानी ये जो अगर आपने कंक्रीटनेस यूज किया तो इससे जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बेहतर बन पाता है, ठीक है। अब इसका फॉलोइंग फीचर्स है, पहला है कि इट सपोर्टेड विद द स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर, यानी ये स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर को ये सपोर्ट करता है। एंड इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रिपीटेशन, यानी ये रिपीटेशन को क्या करता है, क्लियर करता है, बिल्ड करता है। एंड कंक्रीट मैसेज आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड, ओके, यानी ये मिस इंटरप्रेटेड नहीं होते हैं। कॉर्टेसी की पॉइंट यहाँ पे दी गई हैं और उसके साथ साथ करेक्टनेस के भी पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। अगला हमारा क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से रुकावटें आती हैं, बेसिकली वही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इज इट नॉट स्ट्रेंज द that through we all have been communicating since our infants, still it is a communication problem that we face in our lives, okay। यानी जो जो हम फेस करते हैं अपने लाइफ में वही चीजें यहाँ पे होती हैं। बैरियर मतलब क्या, रुकावटें, ठीक है ना। 75% बैरियर ही हमें मिलता है। अब वो कौन कौन से बैरियर है, पहला आपका आता है इंस्ट्रक्शनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा आपका आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल की जानकारी हमें उतनी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स आ सकते हैं। लैक ऑफ द सुफिशिएंट नॉलेज, यानी हमारे पास पर्याप्त अगर नॉलेज नहीं है उससे भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बाधित हो सकता है। ओवरलोडेड नॉलेज, अगर ज्यादा नॉलेज हो गया तब भी हमारा कम्युनिकेशन बाधित हो सकता है, बैरियर का काम कर सकता है। इमोशनल टर्बुलेंस, अगर इमोशनल कुछ वर्ड अगर हमने बोल दिया उससे भी थोड़ा सा चीजें डिस्टर्ब हो सकती है। नॉइजी डिस्ट्रैक्शन, मान लीजिए कि हो हल्ला हो रहा है, हम लगातार किसी चीज को समझा रहे हैं तो उसका कोई मतलब बनेगा नहीं बनेगा, तो उससे जो बैरियर्स होंगे वो पैदा होंगे, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अगर मोड ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है तब भी आपका बैरियर पैदा होगा। इफ योर कम्युनिकेशन चैन इज लॉन्ग, अगर आपका कम्युनिकेशन चैन लंबा है तब भी ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। नो फीडबैक, अगर फीडबैक नहीं मिलता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं होता। मान लीजिए आप किसी सामने वाले बंदे से कुछ बोल रहे हैं, अब उस सामने वाले बंदा का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो आपको कम्युनिकेशन करने का कोई मतलब बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। इम्पोलाइट लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो है वो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इनके सारे पॉइंट्स फॉर्मेशंस दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप इनको एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं तो थोड़ा सा चीजें आप जल्दी कंप्लीट करिएगा, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा डीप में इसके मैं जाऊं, ठीक है। ओके, तो ये आप चीजों को समझ सकते हैं, वर्ड से भी आपको मतलब समझ में आ रहा होगा क्या कहने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर। अब मेथड क्या है जिससे कि हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को दूर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तो होता है ना, वही आपका यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, हैव द क्लैरिटी इन योर थॉट, यानी जो भी आपका विचार है उसका, आपका जो विचार होना चाहिए बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर ऑडियंस, यानी ऑडियंस को क्या चाहिए वो आपका क्लियर होना चाहिए। द टेक एडुकेट केयर ऑफ योर टोन लैंग्वेज एंड द वे यू आर स्पीकिंग, यानी आपका टोन कैसा है, आपका लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ये भी आपका मायने रखता है, जिससे कि ये आपके बैरियर्स जो कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं उनको रिमूव करता है। हैव अ फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, यानी रिसीवर से फीडबैक मिलना ये भी जरूरी है। कीप अ रूटीन चेक ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मेक यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अवॉइड द ओवरलोडिंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो उसको थोड़ा सा आपको कम करना है, ठीक है। अगला हमें रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज एज फार एज पॉसिबल, यानी जो भी आपके नॉइज के लेवल्स हैं उनको रिड्यूस करना है। कम्युनिकेशन चैन शुड बी शॉर्ट, यानी जो कम्युनिकेशन चैन है वो थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा लंबा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर,
एंड कीप योर एंगर इन कंट्रोल, यानी आपको अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखना है, ठीक है। तो ये आपके तरीके हैं जिससे कि हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं। अब इनके अंदर जो पॉइंट्स है, आपके सामने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, वही पॉइंट है जिनको हम अपने डेली बेसिस में यूज में लेते हैं। कोई ज्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला वर्ड नहीं है, वही सारे वर्ड्स है जिनको हम डेली बेसिस में अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वही सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कम्युनिकेशन स्किल फॉर द मॉडर्न इंजीनियर के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। इंजीनियर अगर हम हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल का तरीका होना चाहिए वो थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, है कि नहीं, तभी हमें दूसरे से थोड़ा सा अलग महसूस कराता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन तो मैंने बता ही दिया, एक बार आप इसको रीडिंग कर लगा लीजिएगा, थोड़ा सा चीजें आपकी और भी ज्यादा क्लियर एंड कट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, एंड वर्बल कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर सो मेनी वेज इन द वर्बल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल कीपिंग ईच अदर इन्फॉर्म्ड, है कि नहीं, यानी ये यूजफुल होता है बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। आस्किंग फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, यानी हेल्प एंड सपोर्ट के लिए वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। मेकिंग फ्रेंड, फ्रेंड बनाने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी है। एक्सप्रेस करने के लिए आवर सेल्फ क्लैरिटी एंड जो भी क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, आपके इमोशन को शेयर करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, ना कि रिटर्न की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी दिया गया है और इसके जो टाइप है वो भी दिए गए हैं, जैसे द फेस एंड इट्स एक्सप्रेशन, यानी मान लीजिए कि हम स्माइल कर रहे हैं यानी कि हम खुश हैं, हमारा अगर जो चेहरा वो उतरा हुआ है, यानी हमारा जो चेहरा उतरा हुआ है मतलब हम बीमार है या फिर हमें कोई दुख है जो अंदर से खाया जा रहा है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ हैंड, यानी हाथों का मूवमेंट अगर है उससे भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बन जाता है, हम कुछ इशारा कर देते हैं, तो ये चीजें होती हैं, है कि नहीं। डांसिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और उसके बाद आपका आता है पैरा लिंग्विस्टिक एंड नॉन लेक्सिकल नॉइज। और क्लॉथिंग, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी जरूरी होता है, साइलेंस भी जरूरी है, ये सारी चीजें नॉन जो वर्बल है उसके अंदर आती हैं। किनिक्स होता है, ठीक है। बॉडी पोस्चर्स, गेस्चर्स, ये सारी चीजें क्या है, फेशियल सिग्नल्स क्या होना चाहिए, है कि नहीं, ये सारी चीजें जरूरी हैं आपके कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आई कांटेक्ट आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है, आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका आई कांटेक्ट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आई कांटेक्ट कैन सिंगल दैट, यानी आई कांटेक्ट जो है वो सिंगल होना चाहिए। यू आर पेयरिंग अटेंशन, यानी आपका जो अटेंशन है वो बेहतर होना चाहिए। एंड यू रिस्पेक्ट द पर्सन यू आर आस्किंग विथ, यानी आप जिसके साथ स्पीकिंग कर रहे हैं उसके प्रति आपका एक रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए, ठीक है। एज वेल एज वेराइटी ऑफ द डिफरेंट इमोशन, ओके। इसी के साथ यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। हम यूनिट नंबर 4 पे आ चुके हैं जिसमें हम डेवलप करेंगे अपने राइटिंग स्किल को, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपका आता है व्हाट इज राइटिंग। तो राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउ a student to put their feeling and ideas on paper, to organize their knowledge and briefly and belief into the convincing arguments and to convey the meaning thoughts well constructed text। मतलब क्या कि अपने इमोशन आइडियाज को एक पेन पेपर की मदद से छाप देना पेपर पे अपने आइडियाज को, वही आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एंड इन इट्स मोस्ट एडवांस फॉर्म रिटन एक्सप्रेशन कैन बी एज विविड एज अ वर्क ऑफ आर्ट, ओके। जैसे इंपॉर्टेंस की बात करें, कह रहा है कि राइटिंग इज एन एसेंशियल जॉब स्किल, यानी राइटिंग जो है वो काफी बेहतर एसेंशियल जॉब स्किल है। एंड राइटिंग इज द प्राइमरी बेसिस अपॉन विच one's work and learning and intellect will be judged and in colleges, ये सारी जो चीजें हैं वो राइटिंग जो है वो यहाँ पे यूज होती हैं। एंड राइटिंग equips us with the communication and thinking skills, and writing fosters our ability to explain and refine our ideas or other and ourselves text, okay। एंड इसके अकॉर्डिंग और भी चीजें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो राइटिंग के अंदर आती हैं। पहला आपका आता है प्लानिंग, यानी आपको प्लानिंग करना है। बेहतर प्लानिंग ये है कि प्लान एज यू गो अलोंग, यानी आप किस तरीके की चीजों को लिखना चाहते हैं आपके पास प्लान होना चाहिए। कीप ए नोटबुक, आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए और उसके अंदर आपको चीजों को लिखना है। ये सारे पॉइंट इसके दिए गए हैं। ड्राफ्टिंग, यानी ड्राफ्टिंग एक प्रकार का प्री प्रिलिमिनरी स्टेज होता है रिटन वर्क का, जिसके अंदर ऑथर जो है वो बिगिन करता है डेवलप करने के लिए एक काफी कोहेसिव प्रोडक्ट को, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स है और भी पॉइंट दिए गए हैं। एडिटिंग, तो एडिटिंग इन्वॉल्व करता है लुक करने के लिए हर एक सेंटेंस को केयरफुली, और इसको बेहतर बनाने के लिए ये डिजाइन करता है उनके पर्पसेस को, ठीक है। जैसे चीजों को हम एडिट करते हैं ना, वो चीजें हैं यहाँ पे।
अब कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिटिंग इन राइटिंग प्रोसेस, यानी पर्पस क्या है एडिटिंग का राइटिंग प्रोसेस के अंदर। तो कह रहा है कि एडिटिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग एट ईच सेंटेंस केयरफुली, एंड एडिटिंग इन्वॉल्व करता है जो लुक करता है हर एक सेंटेंस को केयरफुली, और मेकिंग श्योर दैट इट इज वेल डिजाइंड एंड सर्व्स इट्स पर्पस, यानी ये एक वेल डिजाइन होता है और इसका पर्पस काफी बेहतर होता है, ठीक है, यानी क्लियर होता है। एंड प्रूफ फीडिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग द ग्रामेटिकल एंड द पंक्चुएशन एरर एंड स्पेलिंग मिस्टेक, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। एंड प्रूफिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस, यानी जो प्रूफिंग है वो एक फाइनल स्टेज होता है राइटिंग प्रोसेस का, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी दिया गया है, एडिटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है आप इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एडिटिंग इज द स्टेज ऑफ राइटिंग स्किल, यानी एडिटिंग स्टेज है राइटिंग स्किल का जिसके अंदर जो आपका राइटर और एडिटर होता है वो टाइप करता है, इंप्रूव करता है अपने ड्राफ्ट को बाय द करेक्टिंग एरर, यानी जो भी एरर है ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक, उन सारी चीजों को क्लियर करता है, सही करता है, ठीक है। ओके, चलिए अब हमारा आता है हाउ टू इंप्रूव द राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, 16 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपका है ब्रूस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग, यानी जो भी आपका बेसिक प्रिंसिपल होता है ग्रामर का वो फॉलो करना है, ग्रामेटिकल एरर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। राइट लाइक इट्स योर जॉब एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी आप किस तरीके की चीजों को लिखना चाहते हैं आपको वो चीजें रेगुलरली लिखनी है, ठीक है, आपको एक जॉब के तौर पे वो चीजें काम करनी है, ठीक है, तभी आपका राइटिंग स्किल बेहतर हो पाएगा। रीड मोर सो यू डेवलप एन आई फॉर व्हाट इफेक्टिव राइटिंग लुक लाइक, यानी आप किस तरीके से राइटिंग को इफेक्ट बना पाएंगे देखना वो जरूरी है। फाइंड अ पार्टनर, आप पार्टनर को फाइंड करेंगे, ज्वाइन करेंगे वर्कशॉप को, मीटअप को, टू टेक द राइटिंग नाइट क्लास एंड टेक द टाइम टू एनालाइज द राइटिंग योर एडमायर एंड इमिटेट राइटर्स योर एडमायर एंड आउटलाइन योर राइटिंग्स एंड एडिट योर राइटिंग एंड एक्सेप्ट द फर्स्ट ड्राफ्ट आर ऑफन बैड एंड रिवाइज, एंड फाइंड करेंगे एडिटर को हु डिमोन्स्ट्रेट द पैटर्न्स, ओके, एंड एलिमिनेट करेंगे अननेसेसरी वर्ड को फ्रॉम योर राइटिंग एंड रिव्यू करेंगे आपके अर्लियर वर्ड्स को, वर्क को, एंड बताएंगे सी करेंगे कि हाउ यू हैव ग्रोन, ओके, यानी आप कैसे ग्रो करेंगे। और डोंट बी अफेयर्ड टू से दैट यू मीन एंड व्हाट यू राइट, यानी आप क्या समझते हैं और क्या लिखते हैं इस पे थोड़ा सा अफेयर्ड नहीं करना आपको। और मेक श्योर यू डू एडिक्वेट रिसर्च ऑन योर टॉपिक, यानी आपको अपने टॉपिक पे रिसर्च करना है, ठीक है। डोंट डिले राइटिंग, यानी आपको राइटिंग को डिले नहीं करना है, ठीक है। गेट इट डाउन नाउ, ओके, आपको लिख देना है, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग क्या है वो भी दिया गया है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रिसाइज राइटिंग। तो कह रहा है कि प्रिसाइज इज अ समरी एंड प्रिसाइज राइटिंग इज एन एक्सरसाइज इन कंप्रेशन एंड प्रिसाइज इज अ गिस्ट ऑफ अ पैसेज एक्सप्रेस्ड इन द फ्यू वर्ड एज पॉसिबल, यानी प्रिसाइज मतलब क्या है, जो बड़े बड़े चीजें उनको छोटे वर्ड में लिख देना, बस प्रिसाइज वही है, छोटा करके लिख देना। And precise should be give all the essential point so that the anyone reading it will be able to understand the idea expressed in the original message, यानी ओरिजिनल मैसेज क्या है उसको शॉर्ट में लिख देना, वही प्रिसाइज होता है। आपने कई बार देखा भी होगा पैसेज हमारे सामने मिलता है ना, वही चीज है, ठीक है। हम जैसे हमारे पास कोई बड़ा पैसेज दिया जाता है तो बोला जाता है कि इसको एक प्रिसाइज करके लिखिए, छोटा करके लिखिए। तो उसके स्टेप दिए गए हैं, पहला स्टेप है कि रीड करना है पैसेज को एंड दोबारा रीड करना है पैसेज को एंड गो ऑन रीडिंग इट अंटिल यू अंडरस्टैंड इट, यानी जब तक आप चीजों को समझ नहीं जाते तब तक आपको पैसेज को क्या करना है, रीड करते रहना है। दूसरा स्टेप है रीड द पैसेज अगेन टू मेक श्योर यू हैव नॉट इशूड बाय एनी इंपॉर्टेंट आइडिया, यानी आप किसी भी इंपॉर्टेंट आइडिया आपसे मिस नहीं हो रहा है, इसको शेयर कर लेना है। तीसरा स्टेप में रिफरिंग टू योर नोट, यानी आपको अपने नोट को रिफर करना है, यू नीड एंड बट नॉट टू द ओरिजिनल नहीं होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। एंड फोर्थ स्टेप में हम रीड करेंगे अपने खुद के प्रिसाइज को और आस्क करेंगे खुद से कि डू इट से व्हाट द ओरिजिनल से, यानी क्या ओरिजिनल जो पैसेज में कहानी था वही कहानी इसका आउटपुट दे रहा है कि नहीं। हैव यू कीप द कनेक्शंस ऑफ थॉट ओरिजिनल, क्या ओरिजिनली जो थॉट है उनसे मिल रहा है ये चीजें। इज द प्रिसाइज परफेक्टली क्लियर, ये प्रिसाइज जो आपने बनाया क्या वो क्लियर है। एंड क्या यू इम्प्रूव और कंडेंस एनी वर्ड और फ्रेसेस, यानी आप किसी वर्ड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है वो चीजें, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने वो चीजें मेंशन की गई हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे वर्ड को, यानी कहीं ज्यादा वर्ड तो हमने नहीं बना दिया, वो भी ध्यान में रखना है। प्रिसाइज जो एक्चुअल पैसेज है, एक्चुअल जो पैराग्राफ है उससे कम वर्ड होना चाहिए, कम से कम वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और रीड करेंगे प्रिसाइज को अगेन एंड गिव करेंगे सुटेबल टाइटल, यानी जो भी टाइटल है उसको एक बेहतर टाइटल देंगे और राइट करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स को इन द ब्रैकेट बिलो इन योर प्रिसाइज, ओके। तो ये आपका तरीका है जिससे कि आप प्रिसाइज को लिखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया, आप इसके सामने देख सकते हैं, आप एक को आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है,
है कि नहीं। एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको प्रिसाइज करके लिख देना है। तो इसको मेन पॉइंट दिया गया है, इसको द मेन पॉइंट ऑफ द गिवन मटेरियल आर, जैसे पहला पॉइंट आपका मनी मेकिंग इज अ कॉमन अट्रैक्शन इन लाइफ, but it cannot be principal aim of well educated intellectual brave person। इसका पूरा समरी यहाँ पे लिख दिया गया है, बस यही है कि नहीं। तो ये चीजें हैं आपके सामने। क्वालिटीज ऑफ प्रिसाइज, गुड प्रिसाइज की क्वालिटीज क्या होती हैं, तो गुड प्रिसाइज की क्वालिटीज दी गई हैं। पहला होता है क्लैरिटी, यानी एक बेहतर क्लियर एंड कट आइडिया होना चाहिए। करेक्टनेस, सही होनी चाहिए चीजें। ऑब्जेक्टिविटी, कोहेरेंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। अब आता है आपका टेक्निकल डेफिनेशन एंड जो आपका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है वो क्या होता है। कह रहा है कि टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इज द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट्स एंड डिटेल्स। ठीक है, यानी जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है वो टेक्स्ट होता है जो डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट को और प्रोसेस को, किसके टर्म्स में, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में, पार्ट्स के टर्म में, जो डिटेल करता है। और इनको हम यूज करते हैं अलोन, अकेले, एज ए पार्ट ऑफ द लार्जर डॉक्यूमेंट, है कि नहीं, यानी बड़े डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑफ ए टेक्निकल डॉक्यूमेंट कंटेन द सेवरल टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पे इसके ओवरव्यू दिए गए हैं, आप इन ओवरव्यू को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी दी गई हैं, जैसे मान लीजिए कि लेथ मशीन आपको पूछ दिया, तो एज ए इंजीनियर आपके पास टेक्निकल डेफिनेशन होना चाहिए। तो टेक्निकल है, आप किस तरीके से लेथ मशीन को डिफाइन करेंगे, वो पूरा प्रोसेस आपको दिया गया है। आपको मान लीजिए कि लेथ मशीन का आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आपको उसके पार्ट्स लिखने पड़ेंगे, जैसे बेड है, टूल पोस्ट है, चंक है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, लेड स्क्रू है, लेग्स है कि नहीं। इसका डायग्राम 3 नंबर में आपको ऐड करना पड़ेगा, इसके वर्किंग प्रोसेस लिखने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते पढ़ते मैकेनिकल में घुस गए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, तभी आप एक इंजीनियर के तौर पे बेहतर डेफिनेशन के कह सकते हैं भागीदारी हो पाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। रिपोर्ट राइटिंग मतलब रिपोर्ट तैयार करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिपोर्ट इज अ वेल प्लान्ड डॉक्यूमेंट विच आउटलाइन एंड इवेलुएट अ सब्जेक्ट और प्रॉब्लम, यानी जो आपका रिपोर्ट होता है वो एक वेल प्लान डॉक्यूमेंट होता है जो आउटलाइन करता है और इवेलुएट करता है सब्जेक्ट और प्रॉब्लम को। ठीक है, एंड रिपोर्ट राइटिंग इज द प्राइमरी टूल ऑफ मीडिया personal through which they pass or on specific information about an इंसिडेंट और टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट राइटिंग का पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया, पर्पस भी दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। किस तरीके से हम तैयार करेंगे। टाइप की बात करें रिपोर्ट राइटिंग की, तो पहला आपका आता है फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर उसका कवर होता है, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होता है, टेबल ऑफ द कंटेंट होता है, और लास्ट में आपका समरी होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने दी गई हैं सारी चीजें। इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में ये आपका टाइप ऑफ रिपोर्टिंग और रिपोर्ट राइटिंग होता है जो कंपैरेटिवली इजियर होता है और कम टाइम कंज्यूम करता है देन कंपेयर टू द फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होगा, डिस्कशन, रेफरेंस, रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दिए गए हैं, जैसे अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ एक फॉर्मल रिपोर्ट की, तो फ्रंट सेक्शन होगा जिसमें कि टाइटल पेज होगा, लेटर ऑफ ट्रांसमिशन होगा एंड टेबल ऑफ कंटेंट होंगे। मेन सेक्शन होगा जिसके अंदर समरी, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन होगा। बैक सेक्शन की बात करें तो रेफरेंसेस, अपेंडिक्स, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दिए गए हैं बेहतर रिपोर्ट का। तो पहला आपका आता है प्रिसिशन, यानी प्रिसाइज होनी चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट, यानी जो आपका फैक्ट है उसकी एक्यूरेसी बेहतर होनी चाहिए। रिलेवेंसी होनी चाहिए, रीडर ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी कह सकते हैं पढ़ने में वो बेहतर लगना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज यूज करना उसके अंदर। कंसाइसनेस होनी चाहिए, ग्रामेटिकली एक्यूरेसी होनी चाहिए, ग्रामेटिकली एरर नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। क्लैरिटी बेहतर होनी चाहिए। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी देखने से यूजर को लगे कि हाँ वो चीजों को मतलब एक कह सकते हैं रिपोर्ट को पढ़ रहा है। ठीक है, अनबेस्ड रिकमेंडेशन। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ रिपोर्ट की बात करें तो लेबोरेटरी रिपोर्ट, यानी लैब में कुछ रिपोर्ट तैयार होता है वही लेबोरेटरी रिपोर्ट होता है। जैसे हम कोई टेस्ट कराते हैं, है कि नहीं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसका रिपोर्ट होता है। सर्वे रिपोर्ट होता है किसी चीज का, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होता है कि नहीं। फॉर्म ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो लेटर फॉर्म, लेटर टेक्स्ट फॉर्म एंड मेमोरेंडम फॉर्म होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। यूनिट नंबर 5 के एंटर कर चुके हैं हम लोग। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है ये। तो बिजनेस लेटर और कमर्शियल लेटर क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया कह रहा है कि बिजनेस लेटर इज यूजुअली अ लेटर फ्रॉम वन कंपनी टू द अनदर और बिटवीन सच एज ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कस्टमर, client and other external parties, and the overall style of the letter depends on the relationship between the parties concerned। यानी जो आपका बिजनेस लेटर होता है वो यूजुअली बेटर होता है
एक कंपनी और अनदर कंपनी के बीच में, बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कस्टमर, यानी ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में, और क्लाइंट और अनदर एक्सटर्नल पार्टीज के बीच में। और जो ओवरऑल स्टाइल होता है लेटर, जो डिपेंड करते हैं रिलेशनशिप पे, जो आपके पार्टी कंसर्न करते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द लेटर दैट कंटेंट्स बिजनेस रिलेटेड इशूज एंड इनफॉर्मेशन इज कॉल्ड बिजनेस, यानी जो लेटर जो कंटेंट करते हैं किसको, बिजनेस को रिलेटेड इशूज को और इन्फॉर्मेशन को, वो क्या कहलाता है, बिजनेस और कमर्शियल लेटर कहलाता है, ठीक है। And it referred to the letter in which the business people or person exchange the information with the various business firms, customer, supplier, employer, blanks, insurance companies, government agencies, business association with aim to selling or buying goods। देखिए, यानी जो भी आपका सेलिंग और बाइंग गुड्स और सर्विसेज होते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर्स, मेकिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये बेसिकली इसके अंदर आता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बिजनेस लेटर का कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट है बिजनेस जो लेटर है उसका। पहला ये है कि एक्सचेंजिंग द बिजनेस इन्फॉर्मेशन, यानी बिजनेस जो आपके इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको एक्सचेंज करने में ये मदद करता है। एस्टेब्लिश करने के लिए बिजनेस रिलेशनशिप को, लीगल एक्सेप्टेंस के लिए, इंक्रीज करने के लिए गुडविल को, सेविंग कॉस्ट एंड टाइम, यानी टाइम को बचाने के लिए, कॉस्ट को बचाने के लिए, असिस्टेंट इन द लोकल एंड द इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। फॉर्मेट की बात करें बिजनेस लेटर की, तो लेटर हेड होगा, उसके अंदर नेम और एड्रेस होगा, डेट होगा, रेफरेंस होगा, सैल्यूटेशंस होंगे, सब्जेक्ट होगा जो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्लोजिंग होगा, सिग्नेचर होगा, टाइपिस्ट इनिशियल्स होगा, इंक्लोजर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक जो आपका होगा एरिया, उसके पास एक प्रॉपर प्लेस होगा जो डिपेंड करेगा विच टाइप ऑफ लेटर आर क्रिएटिंग, यानी आप किस प्रकार के लेटर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि एक बिजनेस लेटर है, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेंडर का फोन नंबर रहेगा, डेट रहेगा, लेफ्ट में आपका रहेगा व्हाट इज द लेटर इज अबाउट, यहाँ पे नाम रहेगा, डेट वगैरह, बॉडी, ये सारी चीजें, टाइटल, हेयर, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। ये आपका क्या बिजनेस लेटर है। बिजनेस लेटर लेआउट की बात करें, वही आपका डे, मंथ, इनसाइड, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर, ये सारी चीजें वही हैं जिसके अंदर हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इंक्वायरी लेटर जिसमें आपका इन्वाइटिंग कोटेशन होता है और रिप्लाई टू द इंक्वायरी, यहाँ पे आपका उसके पॉइंट जो है वो दिए गए हैं और इसका फॉर्मेट दिया गया इंक्वायरी लेटर का। आप देख सकते हैं इंक्वायरी लेटर कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। और इस तरीके से थोड़ा सा आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपका जो काम है वो बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लाई है टू अबव इंक्वायरी लेटर, यानी एक इंक्वायरी लेटर हमने भेजा, उसके अकॉर्डिंग जो रिप्लाई आया, रिप्लाई आपको कुछ तरीके से देना है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। इंक्वायरी लेटर नंबर 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका रिप्लाई भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑर्डर लेटर क्या होता है, जैसे किसी चीज को ऑर्डर करते हैं हम लोग, बेसिकली वही ऑर्डर लेटर होता है। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट्स डिटेल्स दिए गए हैं जो काम आते हैं। कंप्लेंट लेटर क्या होता है, जो कंप्लेंट करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमने मंगाया, वो प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया तो हम कंप्लेंट करेंगे, वही होता है, ठीक है ना। वही चीज है, कोई प्रोडक्ट मंगाया, वो प्रोडक्ट थोड़ा सा डिले हो गया आने में, तो वही सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लेंट लेटर क्या क्या इशू है आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एडजस्टमेंट लेटर, एडजस्ट करने के लिए कोई चीज को हम लिखते हैं लेटर, वही एडजस्टमेंट लेटर होता है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे उसका पूरा फॉर्मेट दिया गया है और एक सैंपल है, आप इसको भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन लेटर, टाइप ऑफ एप्लीकेशन लेटर की बात करें तो सॉलिसिटेड होता है, अनसॉलिसिटेड होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट दिया है एप्लीकेशन लेटर का, आप देख सकते हैं, फ्रॉम रहेगा, टू रहेगा और बीच में पूरा कंटेंट, यहाँ पे थैंक यू, योर सिंसियरली, योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे इंक्लूजर रहेगा, ठीक है। और सिंपल एप्लीकेशन लेयर की बात करें, सिंपल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एचआर मैनेजर को भी लिखना है तो उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। रिज्यूम एंड सीवी क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, तो रिज्यूम और बायोडाटा एक क्या होता है, ब्रीफ रिकॉर्ड होता है, एप्लीकेंट्स के पर्सनल डिटेल उसके अंदर होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होते हैं, स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, रेफरेंस होते हैं और कोई अनदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड ये बेसिकली समरी होता है किसी पर्सनल एजुकेशनल अकाउंट का। एंड रिज्यूम जो है वो कंसिडर्ड होते हैं एज ए फॉर्मल एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ पर्सन क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आपके सामने पूरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होगा, आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। आप इस रिज्यूम फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, एक बेसिक ब्लैंक रिज्यूम टेम्पलेट है ये, ठीक है। पर्पस, रिज्यूम का पर्पस क्या, मान लीजिए कोई भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग पर्पस होता है ना भाई, तो उस पर्पस के हिसाब से आपको रिज्यूम को बनाना पड़ता है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है रिज्यूम एंड करिकुलम वीटे के बीच में, तो आपके सामने डिफरेंस भी दिया गया, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। और ट्रेंड्स क्या होते हैं, तो ट्रेंड के बारे में भी बताया गया, टेंडर्स क्या होते हैं, टेंडर को भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, आई थिंक आपको, ओके।
यहाँ पे ईमेल्स क्या है, ईमेल भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है ना। इसके बेनिफिट फीचर्स भी दिए गए हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंस भी दिया गया है ईमेल का, आप देख सकते हैं। डिसएडवांटेज है ईमेल का, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का ये वीडियो सीरीज कंप्लीट होता है। एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी मिल ही गया होगा, और मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आपने इनको कंप्लीट कर लिया, आप एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतरीन ग्रेड हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। और चीज़ ये कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जैसे कि आप टेलीग्राम के माध्यम से जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करना है, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ मैं जिशान अहमद आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।